हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो पीयूष टीचर एक्सप्रेस में आप लोग आइए और जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम पढ़ा रहे हैं, क्या है इसमें, जलवायु। किस चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं? जलवायु के बारे में पढ़ा रहे हैं। जलवायु क्या चीज होता है, जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे कैसे क्या चीज होते हैं, तो ये सब की चीज के बारे में जानकारी है इसमें। और और देखिए इसके क्या मुख्य कारक है, तो ये सब चीज आपको बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, इसमें हर तरह से आप लोग को वीडियो उपलब्ध होते रहेगा। और क्या कहते हैं कि पहले दो पार्ट आ चुका है, अब तीसरा पार्ट आने वाला है। ये BTRE 4.0 के लिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन कर लेने के बाद यही सब छोटा छोटा चीज आप लोग को प्रॉब्लम, तो चलिए चलते हैं। तो क्या लिखा है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? अक्षांशीय विस्तार। क्या है मुख्य कारक? अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, यानी कि जलवायु को जो प्रमुख कारक हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं, उसके प्रमुख शब्द एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है लैंड फॉर्म, LANDFORM, लैंड फॉर्म का प्रयोग। यानी आप लोग याद रखिएगा, इसे शॉर्ट नाम दिया है लैंड फॉर्म। इसका क्या क्या होता है जो जलवायु को प्रभावित करता है, तो आप लोग इस चीज को देखिए। लैंड एल से क्या होगा, लेटीट्यूड यानी अक्षांश। अक्षांश एक प्रमुख है जलवायु का परिवर्तन के कारण, कि कहाँ वर्षा, कहाँ गर्मी, कहाँ क्या है, ये सब इसका भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है क्या, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। ऊंचाई पर भी जलवायु का नियंत्रण, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एन से क्या है, नियरेस्ट फॉर्म सी। नियरेस्ट फॉर्म सी यानी कि समुद्र के निकटता, यानी कि समुद्र के जो निकट है उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी डी से क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दिशा, यानी कि वायु की दिशा में चल रहा है, उसमें भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद ओशियन करंट, यानी कि समुद्री जल धाराएं। जो समुद्र की जा रहा है, ओशियन करंट यानी कि समुद्र की जल धाराएं जो है, किस तरह से धाराएं किधर चल रही है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आर है क्या, रेनफॉल। रेनफॉल मतलब वर्षा, वर्षा का भी, वर्षा तो जलवायु का प्रभाव करता है ये। एम, माउंटेन। माउंटेन का पहाड़ पर्वत, यानी पहाड़ पर्वत भी जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे हिमालय पर्वत देख रहे हैं, तो ये जो भी अरावली पर्वत, जितने भी पर्वत मालाएं हैं उनसे भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एस से फिर हो गया सोयल, यानी मिट्टी। मिट्टी पर भी निर्भर करता है। उसके बाद क्या दिया गया है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है। यानी क्या कहा गया, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव के, गर्मी का दिन जो चल रहा है उसका प्रभाव सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि जो गर्मी का जो मानसून का प्रभाव जो पड़ता आने का जो है, उसका दक्षिण से पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में है। उसके बाद भारत, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु, शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो शीत ऋतु में किसके प्रभाव से होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उसके बाद है क्या, उसके बाद है कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले जो पवन हवा जो है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं काल वैशाखी या चाय वर्षा। यानी इसको पश्चिम बंगाल और असम में क्या नाम है उसके, स्थानीय लोकल भाषा क्या है, काल वैशाखी है, चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है, लेह है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद क्या है,
भारत में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा स्थान है? तो लेह है। उसके बाद है कोपेक ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 5 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 5 विभागों में। उसके बाद जलवायु निर्धारित करने के आधार इसके क्या है? आधार निर्धारण करने का आधार क्या है? तो पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, यानी कि जो वार्षिक और मासिक औसत तापमान पर। उसके बाद वार्षिक एवं मासिक वर्षा पर, यानी कि वर्ष में और महीने में वर्षा। उसके बाद तीसरा है वनस्पति के आधार पर भी जलवायु का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद कोपेक के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, यानी कि भारत के जो कोपेक है उसके अनुसार जलवायु प्रदेश कितने हैं? उसके बाद चलिए देखते हैं कितने कितने हैं। जलवायु के प्रकार, उसके संकेत और क्षेत्र। इसमें क्या क्या है? लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, इसका संकेत क्या है? AMW। इसका क्षेत्र क्या है? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। इसका क्षेत्र है पश्चिमी तट, गोवा और दक्षिण भारत का पश्चिमी तट है। संकेत है AMW। उसके बाद है शुष्क शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इसका संकेत क्या है? AS है। इसका पश्चिम इसका संकेत है AS। उसके बाद इसका क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। कहाँ है इसका? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ये क्या है? इसका संकेत क्या है? AW। और उसके बाद ये क्या है? कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग होता है। कर्क रेखा, और देखते हैं अब नीचे नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है। उसके बाद क्या है? यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु, सवाना जलवायु, इसका संकेत क्या है? AW। और ये क्या है? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। उसके बाद अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका संकेत क्या है? BSHW। और इसका स्थान कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब का कुछ भाग। यानी जो किस किस राज्य में है? तो उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग हैं। उसके बाद है कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW, एक कौन सा क्षेत्र है? तो राजस्थान का पश्चिमी भाग है। कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का पश्चिमी भाग है। उसके बाद है कि शुष्क शुष्क शीत ऋतु का इसका संकेत क्या है? CWG है, इसका संकेत है। उसके बाद कहाँ का क्षेत्र है? तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी अधिकांश भारत का क्षेत्र है। उसके बाद है फिर लघु ग्रीष्म ऋतु अर्ध शुष्क वाला, कहाँ है? DFC। यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, किस किस क्षेत्र में? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में। उसका ध्रुवीय तुल्य जलवायु, इसका संकेत क्या? E है। और किस क्षेत्र में? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET है, इसका संकेत टुंड्रा तुल्य जलवायु, क्या है? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। उसके बाद अब यहाँ देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु के किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। किसके प्रभाव से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होता है। उसके बाद है कि भारत के कितने राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु। कितने राज्यों में होता है? पंजाब एवं तमिलनाडु। उसके बाद है भारत की औसत वर्षा,
यानी कि भारत की औसत वर्षा वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 125 सेंटीमीटर। कितनी होती है भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय क्षेत्र में। क्या है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय का क्षेत्र है। उसके बाद क्या है, भारत भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। उसके बाद क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं। क्या करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु एवं उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण होता है, कर्षण, जिसके कारण प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होते हैं। उसके बाद अब देखिए थोड़ा इसमें क्या दिया है, व्यापारिक पवने। क्या है यहाँ, व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने क्या, इसमें व्यापारिक पवनों में 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधीय यानी कि 35 डिग्री NS से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधीय 0 डिग्री से 5 डिग्री NS की ओर बढ़ती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। उसके बाद अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या है इसमें, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या है इसमें, ITCZ इसका संकेत है, शॉर्ट नाम है। तो ये एक निश्चित वायु दाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित रहता है। वायु वस्तु यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ की उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। दो पवन ITCZ और व्यापारिक पवनें मिलती है तो इसमें विषुवतीय पवनों की जैसे पछुआ पवनें भी कहा जाता है। दोनों को मिलन से होता है। यह पृथ्वी में जो वायुमंडल है इसके चारों ओर ये पट्टी के रूप में पाई जाती है। उसके बाद इनके लघु उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क व पीड़ादायक पवने कहा जाता है। जो अभी पंजाब से लेके बिहार तक चलने वाली जो हवा है उसे पीड़ादायक पवने कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं यहाँ क्या है इसमें। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां, कहाँ कहाँ से कितने आगमन होते हैं, किस तरह से किधर किधर जाते हैं, इसके आगमन की तिथि है इसमें। क्या है इसमें, ये भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक होता है। इसका यानी कि जो सामान्य होता है ये जून से सितंबर के बीच में आता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। यहाँ देखिए केरल इधर है, चेन्नई, हैदराबाद, इस जगह यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है, यहाँ उसकी इस जगह पे केरल है। यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार में। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर का पठार में होता है।
तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो नवंबर से दिसंबर तक। तमिलनाडु में सामान्य सामान्य महीने कब तक होते हैं? तो नवंबर से दिसंबर तक। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार, जेस्ट तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल एल नीनो एल नीनो एवं लानीना आदि ये है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार है जो है, उसके बाद जेट स्ट्रीम है, एलिनो एवं लानीना आदि ये प्रमुख चीज है जो कि भारत में मानसून को नियंत्रित करता है, इसका प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। उसके बाद क्या है फिर? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। तो उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य है। तो भारत के किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 200 मिलीमीटर होता है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिम राजस्थान। कहाँ कहाँ होता है? भारत में किस क्षेत्र में औसतक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? कितने? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद अब क्या है? अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण कौन सा है? तो ऊंचाई, उनकी ऊंचाई एवं उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। जो अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। क्या कहता है? अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, एक ही जगह है। यहाँ पंजाब में है अमृतसर, यहाँ पे अमृतसर है और शिमला इसी के बगल में है, तो ये एक ही अक्षांश में से हुआ। तो इसकी जलवायु में भिन्नता क्यों होती है? तो यहाँ पूरा ठंडा रहेगा, यहाँ थोड़ा कम अति रहेगा, तो इसमें दोनों में भिन्नता किस कारण से है? तो इसकी ऊंचाई में भिन्नता है कि पंजाब थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, इसलिए इसका ऊंचाई से डिफरेंट होता है, इसलिए इसकी ऊंचाई में भिन्नता है। ये यहाँ का बात बता रहा है, पंजाब हिमालय वाले क्षेत्र का बात बता रहा है, यहाँ से हिमालय पर्वत निकला है। हिमालय पर्वत निकला है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है यहाँ। कॉफी वर्षा एवं चेरी बॉसम चेरी बॉसम का संबंध कहाँ है? तो ग्रीष्म ऋतु के संबंध है। कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। चेरी बॉसम कहाँ से? ग्रीष्म ऋतु के है। समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार कर्नाटक में होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार कर्नाटक में होती है। कॉफी वर्षा एवं चेरी मौसम का संबंध कहाँ से? तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व में मानसून की बौछार होती है कर्नाटक की बात कर। कॉफी वर्षा। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित? केरल एवं तटीय कर्नाटक राज्य में। आम्र वर्षा जो आम के समय के सीजन में जो वर्षा होती है, यह केरल एवं तमिलनाडु के तट के स्थित है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापमान किस स्थान पर पाया जाता है? जो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापमान है किस स्थान पर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। जो दैनिक तापमान जो एकदम बहुत ज्यादा रहता है, सर्वाधिक भारत में जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा तापमान रहता है तो कहाँ है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में कौन से मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तर पूर्वी जेट के प्रभाव को माना जाता है। ये जो पूर्वी जेट है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, भारत वर्षा का विस्तार। भारत में वर्षा का जो विस्तार है कैसे कैसे होता है? तो भारत में औसत वार्षिक लगभग 125 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत है।
जो भारत में औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं के कारण कुछ अलग अलग होता है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो कहीं अधिक हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो औसतन 125 सेंटीमीटर होता है। अधिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उप हिमालय क्षेत्र जो मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है, यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होता है। खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में कुछ कुछ भागों में 1000 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों का 200 सेमी से कम वर्षा होती है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ है तो गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश व उप हिमालय के स्थान लगा हुआ है। जो हिमालय से लगा हुआ है भाग है, उसमें मध्य वर्षा क्षेत्र होता है। गंगा का उत्तरी मैदान, कछारी घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा होती है। यह है मध्य वर्षा। अधिक वर्षा कहाँ है तो वो हिमालय क्षेत्र का वर्षा, उसके बाद नीचे जैसे उतरिएगा ये हो जाएगा मध्य वर्षा। उसका न्यूनतम वर्षा क्षेत्र कहाँ है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार में वर्षा 50 से 100 सेमी के बीच में कम होता है। न्यून वर्षा उसका अत्य अल्प वर्षा जो है किस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेमी से कम वर्षा होता है। यह अति अल्प यानी कि बहुत अति मात्रा में कम होता है। उसके जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य में अति अक्षांशों के धरातल में 12 किमी ऊपर पश्चिम पूर्वी में चलने वाली एक प्रमुख प्रवाह है, जो कि है क्या है जेट स्ट्रीम। क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों के धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम एवं पूर्वी दिशा में चलने वाली एक प्रवाह धारा का नाम है जेट स्ट्रीम। अब कोई पूछ देगा कि जेट स्ट्रीम में क्या है, तो आप क्या बताएंगे जो 12 किलोमीटर है, जो जेट स्ट्रीम के जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बद्ध मंडल, बहिर्मंडल, ये सब जो मंडल हमारे वायुमंडल पाए जाते हैं, उसी में से क्षोभ मंडल के मध्य कहा जाता है। क्षोभ मंडल के मध्य धरातल से 12 किलोमीटर यानी कि जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बहने वाले जो चलने वाली एक प्रवाह जो धारा है, उसी को जेट स्ट्रीम नाम दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसमें अब किस चीज के बारे में आ गया, मृदा, सोयल। वहां तो हम वायुमंडल पढ़ लिए, तो अब इस जगह से स्टार्ट हो रहा है तो चलिए अब यहाँ देखते हैं इसमें मिट्टी के बारे में क्या है। मिट्टी भारत की पर मृदाओं का वर्गीकरण, जो भारत में जो मृदा है इसका वर्गीकरण क्या है, क्या उत्पत्ति, रंग समायोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। इसमें कौन कौन से मृदा है तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीठ मृदा और वन मृदा। काली मृदा को ही रेंगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो अब चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिनकी शाब्दिक अर्थ है फर्श, फ्लोर। मृदा का जो कहेगा तो किस भाषा से है तो लैटिन भाषा से, और इसका किस शब्द से है तो सोलम शब्द से हुई है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा और काली मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। उसके बाद
रेंगुर मृदा के किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेंगुर मृदा भी बता दें, रेंगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। उसका रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। रेंगुर मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। और मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता पाई जाती है? तो काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। जो मालवा का जो पठार है वो किस किस मृदा की अधिकता पाई जाती है? तो काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद यहाँ कह चंबल घाटी। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपर्दन से हुआ है। किस अति प्रक्रिया से हुआ? तो अवनालिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। चाय बागान जो चाय की खेती जो करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? तो लेटेराइट मृदा आती है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका या रेत। गाद या मृत्तिका या रेत पाए जाते हैं दोमट मृदा में। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो जस्ता की कमी होती है। तो भारत में मृदा में सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी की होती है? जस्ता की कमी होती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान में जो पुरानी जलोढ़ मृदा है किस नाम से जानी जाती है? बांगर मृदा के नाम से जानी जाती है। अम्लीय एसिडिक अम्लीय जो है मृदा को किस कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो चलिए अब आगे देखते हैं जगह इसका धर दिया है। तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का उपयोग किया जाता है? लाइम या चूना पत्थर का। जो अम्लीय जो कृषि मृदा जो है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? लाइम या चूना पत्थर का। उसके बाद क्या है फिर? काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए प्रमुख है। जो काली मृदा है वो किस चीज के लिए प्रमुख है? किस खेती के लिए प्रमुख है? तो कपास की खेती के लिए। पीला रंग फेरिक पीला रंग जो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं। जो पीला रंग जो है मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल रंग जो होता है किस? तो लोहे के ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं जो होता है। लेटेराइट मृदा की मुख्य किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट जो मृदा है तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर होती जाती है? तो लेटेराइट मृदा होती है। जो दिनों दिन अनउर्वर जो कम अनउपजाऊ जो हो जाता है तो बंजर हो जाता है, तो कुल लेटेराइट के कारण। मृदा की क्षारीय को कम करने के लिए जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। मृदा जो क्षारीय है उसका किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। तो सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा की होती है? तो बलुई दोमट मृदा की होती है। सबसे कम जल धारण क्षमता है तो किस में होता है? बलुई दोमट मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसलें उगाई जाती है। अगर मृदा की उर्वरता बढ़ाने यानी मिट्टी की उपजाऊ बढ़ाने के लिए किस फसलों का लगाना अति आवश्यक है? तो दलहनी फसल की खेती करना अति आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जब भारत में क्षारीय मृदा जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। तो लवणीय मृदा जो है उसमें नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता पाई जाती है।
जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। जैव मृदा जो है इसमें इसका रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की कमी के। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा के किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा रोका जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, TRE 4 TRE 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये सब टीचर एग्जाम के लिए आ सकता है, तो ये जो इसको याद रखना अति आवश्यक है। तो मृदा अपरदन को मृदा जो अपरदन इसको किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण, पेड़ पौधों को लगाने से, वन को लगाने से इसकी ठीक मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद है कि पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, जो पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति कैसे होती है, इसी के पता चलता है मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है, इसके आधार पर होता है। तो 1 से 6 तक जो पीएच मान होता है उसको अम्लीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो मिट्टी की प्रकृति होता है अम्लीय होती है 1 से 6 तक। 7 हो जाने के बाद उदासीन मिट्टी हो जाती है, और 8 से 14 के बीच में क्षारीय मिट्टी कहलाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है लाल और पीली मिट्टी में। तो चलिए, इसमें मिट्टी के बारे में हो गया, तो और आगे वीडियो आएगा तो उसमें बहुत सारा चीज की जानकारी देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चैनल से जुड़िए। इसमें हर प्रकार की यहाँ पूरी तरह से TRE 4 के लिए तैयारी होता है। थैंक यू।